प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को किया समर्पित। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद प्रदेश में कृषि और किसानों की स्थिति पहले से हुई बेहतर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। संक्रमण की दर घटकर 0.31% पर पहुंची। और राज्य की अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई है। आजादी के तुरंत बाद पुलिस व्यवस्था में सुधारों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन कई सालों तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आज रक्षा का क्षेत्र उसने अनेक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे, और दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते तो दिन लग जाते थे, और पूरे राज्य में पहुंचते पहुंचते 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। और उस दरमियान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से चल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है, और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से लोगों के मन में पुलिस के प्रति गलत धारणा बन गई थी, जो अब बदल गई है। अब लोग जब किसी वर्दीधारी को देखते हैं तो वे उनसे मदद का भरोसा रखने लगते हैं। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि बेहतर सुरक्षा वातावरण और आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने में मदद मिल सके। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय कला और छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुश्री उइके ने कहा कि भागती दौड़ती जिंदगी के बीच कला का संसार शीतलता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि साधना ढांड ने अपने अथक परिश्रम से कला की साधना कर अपने नाम को साकार किया है। वे संघर्ष की पर्याय हैं। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बीते 40 वर्षों से अपने सृजनात्मक क्षमता का उपयोग कर न केवल उन्होंने कला जगत में नाम कमाया, बल्कि हजारों कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा बन उन्हें भी कला की शिक्षा दे रही हैं। मूर्तिकला, बोनसाई और फोटोग्राफी जैसी रचनात्मक विधाओं के जरिए वे अपनी कला को निरंतर परिष्कृत भी कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि साधना दिव्यांगजनों के लिए सदा प्रेरणा बनी रहेंगी। गौरतलब है कि राजधानी के टाउन हॉल में साधना ढांड की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की पहचान कृषि आधारित विकसित राज्य के रूप में बन रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की दुर्दशा और पलायन की जगह किसानों की संपन्नता के बारे में अब चर्चा होती है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद प्रदेश में कृषि और किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और इसमें कृषि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। विश्वविद्यालय ने कृषि प्रौद्योगिकी, नवीन किस्मों, अनुसंधान और इसके किसानों तक प्रसार से प्रदेश के किसानों को खुशहाली की एक नई राह दिखाई है। श्री चौबे ने कहा कि गोधन विकास योजना और नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी जैसी किसान हितैषी योजनाओं से गांव की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 182 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 17 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हुए हैं। देश में अब तक 179 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। प्रदेश में संक्रमण की दर घटकर 0.31% पर आ गई है। कल शुक्रवार को रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 32 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल राज्य में 400 से अधिक सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, जिनमें रायपुर के 77 मरीज भी शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा रतनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव इस विषय पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस अवसर पर प्रदर्शनी के मुख्य अधिकारी शैलेश फाये ने बताया कि इस प्रदर्शनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से लेकर 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक के दुर्लभ और मूल चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख 26 स्वतंत्रता सेनानियों के कृतित्व को भी विस्तार से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश की आजादी की लड़ाई में वीर सेनानियों के योगदान से अवगत कराना है। आजादी की कहानी अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर आजादी और उसके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश को एकीकृत करने के प्रयास इत्यादि घटनाओं को दर्शाया है इस चित्र प्रदर्शनी में। साथ में हमने छत्तीसगढ़ के लगभग 27 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आकर्षक चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। और इससे पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों हुआ। इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव इस विषय पर निबंध, रंगोली और जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। इसके बाद राष्ट्रीय एकता की शपथ भी विद्यार्थियों को दिलाई गई। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों द्वारा रतनपुर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही सीआरपीएफ द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज देश भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों से ही बड़ी संख्या में प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी जिला न्यायालयों और तहसील स्तर पर आज लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। राजधानी रायपुर के जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद वर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि किशोर बोर्ड और उनके सदस्य बालकों से जुड़े 100 मामलों का निराकरण करेंगे। इस बार खासतौर से बुजुर्ग पक्षकारों को अथवा जो दिव्यांग हैं, जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, उनके लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। उनकी सुनवाई वर्चुअल रूप से करने की व्यवस्था भी की गई है। मोबाइल वैन यानी यदि कोई पक्षकार चलने फिरने या अक्षमता के कारण या वृद्ध अवस्था के कारण न्यायालय में आने में असमर्थ है, तो उनके लिए विशेष रूप से एक वाहन की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे पैरालीगल वॉलंटियर एवं कर्मचारीगण
उसके घर पर जाएंगे, न्यायाधीश से सीधा वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सीधा बात कराएंगे और यदि वह पक्षकार राजीनामा कर लेता है तो उसके घर पर ही वर्चुअल माध्यम से खंडपीठ न्याय प्रदान कर देगी। जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद वर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में गंभीर मामलों को छोड़कर ऐसे मामले जिन्हें आपसी समझाइश के आधार पर सुलझाया जा सकता है, उनमें राजीनामा किया जाता है। इनमें वैवाहिक, पेंशन, मनरेगा, बिजली, पानी, चेक बाउंस और मुआवजा जैसे मामले शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 8000 से अधिक मामलों में राजीनामा का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार जब नेशनल लोक अदालत आयोजित हुआ था तो 8763 प्रकरणों का निराकरण हुआ था। इसके अलावा भी लगभग 30,000 प्रकरण रेवेन्यू के भी निपटे थे और गरियाबंद से भी यही फिगर था, लगभग 30,000 के प्रकरण का निराकरण हुआ था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि लोक अदालत में न किसी की हार होती है न किसी की जीत होती है, बल्कि न्याय की मंशा की पूर्ति होती है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा बनाई गई चित्रकला रखी गई हैं। इसकी बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग अपचारी बालकों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। रायगढ़ जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से काम हो रहे हैं और इन कार्यों में स्थानीय मजदूरों को बड़े पैमाने पर न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि इनके जीवन स्तर को और बेहतर किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। रायगढ़ जिले में लगभग 66 लाख मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुकाबले 77 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। हितग्राही श्रमिकों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के चलते उनकी आर्थिक हालत काफी दयनीय थी, लेकिन अब उन्हें नरेगा के तहत काम मिल रहा है, जिससे काफी हद तक उनकी जीवन शैली में परिवर्तन भी आया है। 2006 से काम चालू किए हैं, तो अभी से आर्थिक स्थिति पहले से ठीक है। सरकार द्वारा काम चालू हुए हैं तो और अभी तालाब में काम चल रहे हैं और खेतों में वे काम चल रहे थे, सड़क का भी काम चल रहे थे, तो उस सब में हम लोग काम किए हैं। बढ़िया अच्छा फायदा होते, जो बीच में परेशानी रही त्यार अभी नहीं है, अभी अच्छा है, अच्छा स्थिति चला था। क्या परेशानी रही बीच में काम धंधा कुछ नहीं चलत रही, तो सब चीज़ के परेशानी रही, खाए पिए सब के परेशानी रही। और अभी जब से काम चालू हुई से तो कुछ परेशानी नहीं। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि मित्तल ने बताया कि मनरेगा के तहत अलग अलग ब्लॉकों में सड़क, तालाब, डबरी निर्माण के साथ दूसरे काम भी कराए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ ही समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। जो है नरेगा में हमारे जिले ने रोजगार का सृजन किया है, जहाँ की लगभग हम 80 लाख मानव दिवस का रोजगार जनरेट करेंगे। तो प्राथमिकता के तौर पर जो भी शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें कि हमारा NGGB है, तो उसके अंदर नरवा के काम हो गए, कुठान के काम हो गए। उसके अलावा जितने भी हमारे डबरी, तालाब, इस तरह के जितने भी हितग्राही मूलक कार्य हैं साथ में, उनको हम प्राथमिकता से ले रहे हैं। गौरतलब है कि रायगढ़ जिले के सारंगढ़, पुसौर, तमनार, घरघोड़ा, खरसिया, लैलूंगा और धर्मजयगढ़ में भी जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत की देखरेख में मनरेगा के तहत कई काम किए जा रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव जिले की पुलिस ने सफेद चंदन की तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 985 किलो सफेद चंदन की लकड़ी, मेटाडोर वाहन, 79,500 रुपए नगद और 300 किलो अदरक भी बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जब्त चंदन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। गौरतलब है कि इन दिनों जिले में तस्करी रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। कबीरधाम जिले में कल पुलिस जनदर्शन कार्यक्रम और कोटवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भोरमदेव थाना, पिपरिया, कोतवाली और दशरंगपुर चौकी के करीब 200 कोटवारों ने भाग लिया। इस अवसर पर 55 महिला कोटवारों का विशेष सम्मान भी किया गया। वहीं जनदर्शन कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और चाइल्ड लाइन की टीम के अलावा महिला सेल का स्टॉल भी लगाया गया। जनदर्शन में 12 शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें से 5 का तत्काल निराकरण भी कर दिया गया।
बस्तर के 3 कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी भोपाल में आयोजित 32वें नेशनल चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक राजेंद्र डेकोटे ने बताया कि कुमारी मनबती बघेल, सहदेव बघेल और कमलेश देहारी भोपाल में 10 से 13 मार्च तक आयोजित 32वें नेशनल चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कमलेश देहारी जूनियर वर्ग में 500 मीटर कैनोइंग, मनबती 200 और 500 मीटर कयाकिंग और सहदेव 200 मीटर कैनोइंग में सीनियर वर्ग स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। राज्य महिला आयोग द्वारा जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने 32 प्रकरणों पर की सुनवाई की। इनमें से 7 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए, वहीं 22 प्रकरणों में अग्रिम कार्रवाई की गई। इसके अलावा आयोग ने 2 प्रकरण में विवाहित महिलाओं के पतियों को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया है। एक प्रकरण में उभय पक्षों में सुलह की संभावना को देखते हुए दोनों को समझाइश दी गई और दोनों को 15 मार्च को जांजगीर के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।